रक्षक आगे बढ़ रहे थे और साथ ही अधीश के मन में बेचैनी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। काले कवच वाले रक्षक अधीश के ठीक सामने आकर खड़े हो गए और कड़क आवाज में आदेश दिया, हमारे साथ चलो। एक सवाल अधीश के मन में उठा, अब क्या करना चाहिए? क्या अधीश ने किसी नियम का उल्लंघन किया था? कहां ले जाने वाले थे वे रक्षक अधीश को? रक्षकों के सरदार ने एक बार फिर उसी कठोर आवाज में कहा, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अधीश की भौहें तन गई, लेकिन वो अविचलित रहा। सरदार अब की बार जोर से हंसा और तुरंत आकाश की ओर इशारा किया। फिर ठंडे स्वर में उसने कहा, हम जानते हैं कि आप एक मांत्रिक हैं, लेकिन राजनगर का रक्षक जाल ये नहीं समझता है कि आप कौन हैं। महाशय, मेरा मानना है कि आप संकेत चिन्हों से बने इस रक्षा जाल की शक्ति से अवगत होंगे। अधीश ने सर उठाकर ऊपर देखा। एक विशाल संकेत जाल पूरे नगर के आसमान पर फैला हुआ था। इसे नगर की रक्षा के लिए ही बनाया गया था। यह हल्के सफेद रंग का और कुछ हद तक पारभासी था। अगर ध्यान से न देखा जाए तो यह आसानी से दिखाई भी नहीं देता था। यह लाल मीनार से ही जुड़ा हुआ था। लाल मीनार उसका केंद्र थी और जाल पूरे शहर पर छाया हुआ था। वो संकेत जाल एक भयानक शक्ति था। अधीश तो क्या, कोई 8वें स्तर का मांत्रिक भी इस शक्ति के सामने कुछ नहीं था। यदि कोई इस जाल को नष्ट करना चाहता है तो उसे पहले लाल मीनार को नष्ट करना होगा। अधीश ने रक्षक सरदार को देखा। अपने छल्ले से एक पत्र निकाल कर दिखाते हुए कहा, मैं 8वें राजकुमार की सहायता में नियुक्त एक मांत्रिक हूं। यह सुनते ही सरदार की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वो बोला, 8वें राजकुमार के सहायक मांत्रिक? क्षण भर पहले रक्षकों ने अधीश के साथ ऐसा व्यवहार किया था जैसे कि वो किसी और दुनिया का हो। फिर 8वें राजकुमार का नाम सुनते ही उनके भाव बदल गए। रक्षक सीधे शाही परिवार से संबद्ध और नियंत्रित थे, इसलिए राजनगर के भीतर इन रक्षकों को सबसे मांत्रिकों या अभिजीत वर्ग से ही डर नहीं लगता था। लेकिन यहां बात चल रही थी इसमें शाही परिवार के ही एक सदस्य शामिल 8वें राजकुमार की। तो ये रक्षक अब इतने अधिक प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे। कारण यह था कि 8वें राजकुमार ने हाल ही में बहुत अधिक समर्थन प्राप्त किया था और सिंहासन के लिए शीर्ष उम्मीदवार बन गया था। रक्षक दल के एक दूसरे सदस्य ने धीमे से सरदार के कान में कहा, महाशय, हमने पहले ही स्पष्ट रूप से पूछताछ कर ली है। ये मांत्रिक कुछ ही देर पहले एक मांत्रिक के साथ युद्ध कर रहे थे जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि जिस मांत्रिक की मृत्यु हुई वो कोई आम आदमी नहीं था। वो महामहिम 4थे राजकुमार के अधीन 7वें मांत्रिक थे। रक्षक दल के मुखिया ने एक बार फिर अधीश को देखा। इस घटना में 4था राजकुमार और 8वां राजकुमार शामिल था, इसलिए यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बहुत दूर था। इसलिए उन्होंने एक पल के लिए विचार किया और सम्मान पूर्वक अधीश को वो पत्र वापस कर दिया और उसने फिर माफी मांगी। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें महाशय। राजनगर में 4थे राजकुमार और 8वें राजकुमार के बीच प्रतियोगिता का समाचार कुछ समय पहले ही प्रसारित हो चुका था। यहां तक कि महामहिम राजा ने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। इन रक्षकों की तो बात ही छोड़िए। हर कोई जानता था कि भविष्य का राजा 8वें राजकुमार या 4थे राजकुमार में से ही कोई एक था। अधीश अधिक देर तक वहां नहीं रुका। वो नहीं जानता था कि 4था राजकुमार अपने लोगों को यहां भेजेगा या नहीं। आज बस उसके भाग्य ने ही उसे बचाया था। इसलिए वो जल्दी से 8वें राजकुमार के महल में वापस चला गया। उसकी आकृति धीरे धीरे रात में गायब हो गई। विशाल महल के एक कमरे में 4था राजकुमार कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसके गोरे चेहरे पर एक उदास भाव झलक रहा था। उसके आसपास के कुछ मांत्रिक एकदम शांत खड़े थे और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी 4थे राजकुमार ने कहा, 7वां मांत्रिक मर चुका है। आपको क्या लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए? 4थे राजकुमार का स्वर शांत लग रहा था, लेकिन सभी जानते थे कि शांति के पीछे असीम क्रोध छिपा है। उपस्थित कई मांत्रिक एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई नहीं बोला। बहुत देर के बाद 4था राजकुमार बोला, बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि मेरे उस भोले छोटे भाई ने सच में इस बार असाधारण लोगों को अपनी ओर शामिल किया है। यहां तक कि अधीश अकेले ही 7वें मांत्रिक को मारने में सफल हो गया। और इसका मतलब है कि उसका गुरु मांत्रिक सूर्यभान तो 8वें राजकुमार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद मांत्रिक उदानी ने 4थे राजकुमार को देखा। वो फुसफुसाया, महाराज,
हमें लोगों को 8वें राजकुमार की जागीर के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए भेजना चाहिए। एक बार यदि अधीश फिर से बाहर दिखाई देता है तो हम उसे तुरंत मार गिराएंगे। इस प्रकार भविष्य में किसी और परेशानी को रोक सकते हैं। चौथे राजकुमार ने कहा, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में मांत्रिक तपन और मांत्रिक मदन आ जाएंगे। इस दौरान हमें कोई नई समस्या पैदा नहीं होने देनी चाहिए। 7वें मांत्रिक की मौत का बदला निश्चय ही लिया जाएगा। चौथे राजकुमार ने एक निर्णय पर पहुंचते ही धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसे बेसब्री से अपने दोनों प्रतिभाशाली साथियों का इंतजार था। महल में प्रवेश करते ही अधीश ने सर्पदेव को सामने से आते हुए देखा। सर्पदेव तेजी से उसकी ओर चला। उसकी चाल कुछ अधिक थी और चेहरे पर उत्तेजना। आते ही उसने अधीश से कहा, मांत्रिक अधीश, आपने वास्तव में 7वें मांत्रिक इलेश को मार डाला है। महामहिम राजकुमार बहुत खुश हैं। उन्होंने मांत्रिक अधीश को अंदर जाने और बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। अधीश ने हल्का सा सिर हिलाया। राजनगर में 8वें राजकुमार के लोगों की नजर से बच नहीं सकता था और राजकुमार के पास पल पल की खबर पहुंच जाती थी। वो चुपचाप सर्पदेव के साथ राजकुमार से मिलने चल पड़ा। एक बड़े कमरे में सर्पदेव के अलावा कुछ अन्य अपरिचित मांत्रिक भी बैठे हुए थे। इनमें से 3 वृद्ध मांत्रिक भी थे। ऐसा लगता था कि स्वयं 8वां राजकुमार भी उनका बहुत सम्मान करता था, इसलिए वे निश्चित रूप से सामान्य लोग नहीं थे। अधीश के चेहरे पर प्रश्न देखकर सर्पदेव ने धीमे स्वर में कहा, मांत्रिक अधीश, महामहिम 8वें राजकुमार ने इन तीनों मांत्रिकों के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई है और वे सभी 7वें स्तर के मांत्रिक हैं। केवल इन 3 मांत्रिकों को प्राप्त करके ही 8वें राजकुमार चौथे राजकुमार के अधीन 9 प्रमुख मांत्रिकों का मुकाबला कर सकते हैं। 7वें स्तर के मांत्रिक ये 8वें राजकुमार के सबसे मजबूत सिपाही थे, लेकिन इन 7वें स्तर के मांत्रिकों में एक भी ऐसा शक्तिशाली मांत्रिक नहीं लगता था जो पूरे युद्ध को अपने दम पर जीत सके। वहीं चौथे राजकुमार ने मांत्रिकों की एक फौज खड़ी कर ली थी। फिर भी 8वें राजकुमार का मानना था कि सिर्फ गुरु सूर्यभान के उसकी ओर आ जाने से ही उसकी स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। जब अधीश ने कमरे में प्रवेश किया तो उन तीनों ने अधीश को करीब से देखते हुए अपनी निगाहें फेर ली। उनके चेहरे कुछ उदासीन से दिखाई दे रहे थे। 8वें राजकुमार ने अधीश से कहा, मांत्रिक अधीश, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप 7वें मांत्रिक इलेश को मार सकते हैं। ये इलेश चौथे राजकुमार के तहत 9 प्रमुख मांत्रिकों में से एक था। वे वास्तव में शक्तिशाली हैं और कई मौकों पर मेरे कुछ साथियों को मार चुके हैं। इस बार मांत्रिक अधीश ने आखिरकार मेरे लिए कुछ न्याय किया है। 8वां राजकुमार अत्यंत उत्साहित लग रहा था। चौथे राजकुमार के अधीन 9 प्रमुख मांत्रिक उसके दाहिने हाथ की तरह थे। वे बहुत महत्वपूर्ण थे और वास्तव में शक्तिशाली थे। 9 प्रमुख मांत्रिकों में से एक को मारना अविश्वसनीय रूप से कठिन रहा होगा। अब एक की मृत्यु के साथ 8वां राजकुमार स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न था। एक ठहराव के बाद 8वां राजकुमार बोला, मांत्रिक अधीश, निश्चिंत रहें कि चौथे राजकुमार के मांत्रिक अब इस ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं आपके महल की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दूंगा। अब आप जाकर आराम कीजिए। अधीश ने सिर हिलाया और हल्का सा प्रणाम किया। फिर वो घूमा और चला गया। इलेश के साथ एक बड़ी लड़ाई के बाद उसे वास्तव में आराम की आवश्यकता थी। अधीश के चले जाने के बाद 8वें राजकुमार ने अपने बगल में बैठे तीनों 7वें स्तर के मांत्रिकों की ओर देखा और फुसफुसाया, मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। आप सब मांत्रिक अधीश के बारे में क्या सोचते हैं? अधीश इतना खराब भी नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो सिर्फ दूसरे स्तर का मांत्रिक है। हो सकता है कि उसने कुछ तीसरे स्तर के मंत्रों का निर्माण किया हो, लेकिन 6 मौलिक तत्वों के मांत्रिक के रूप में अधीश को वास्तव में अभी तक तीसरे स्तर का मांत्रिक बन जाना चाहिए था। हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास कुछ बहुत शक्तिशाली अंधेरी शक्ति के मंत्र हैं। सफेद बालों और चेहरे पर झुर्रियों वाले एक वृद्ध मांत्रिक ने कर्कश स्वर में कहा। 8वें राजकुमार ने सिर हिलाया और कहा, अंधेरी शक्ति के मंत्र? ये कहते हुए कि भले ही अधीश के पास कितनी भी अधिक शक्तियां हों, मुझे डर है कि वो अभी भी अपने गुरु के अंधकार नेत्र से बराबरी नहीं कर सकता है। गुरु सूर्यभान का उल्लेख करने पर 8वें राजकुमार की आंखों में एक उम्मीद भरी नजर आई।
सफेद बालों वाला बूढ़ा मांत्रिक थोड़ा झिझक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बहरहाल अंत में उन्होंने धीरे से कहा, महामहिम आठवें राजकुमार, अंधकार नेत्र वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन इस अंधेरी शक्ति के साथ एक अभिशाप भी जुड़ा हुआ है। कोई भी सफलतापूर्वक उसे विकसित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि खुद सूर्यभान ने भी अंधकार नेत्र के केवल एक हिस्से को ही विकसित किया है। दूसरे वृद्ध मांत्रिक ने उसका प्रतिवाद किया, लेकिन सूर्यभान ने काल विजय को मारा है। पहला उसी तरह कर्कश आवाज में बोला, और काल विजय सिर्फ 7वें स्तर का मांत्रिक था। चौथे राजकुमार ने 9वीं श्रेणी तक के मांत्रिक अपनी ओर से शामिल किए थे। 8वां राजकुमार तेजी से घूमा और दृढ़ स्वर में बोला, यदि चौथा राजकुमार वास्तव में श्रेष्ठ है तो मैं मृत्यु के सामने भी और क्या कर सकता हूं। जिस क्षण से मैंने सिंहासन के लिए लड़ने का फैसला किया था, उसी समय मैंने ये सब भी सोच लिया था। भूरे बालों वाले वृद्ध मांत्रिक ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपनी आंखों में लाचारी और पछतावे के संकेत प्रकट किए। वो जानता था कि 8वें राजकुमार ने सूर्यभान पर सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। ये केवल एक अंतिम उपाय था। चौथे राजकुमार का अभिजात वर्ग के लोग गुप्त रूप से समर्थन करते थे, इसलिए उसके पास सभी प्रकार के संसाधनों और खजाने की अंतहीन आपूर्ति थी। वास्तव में शुरुआत में ही 8वें राजकुमार ने कई महान अभिजात वर्ग को नाराज कर दिया था। अब पूरे राजनगर में अभिजात वर्ग से कोई व्यक्ति 8वें राजकुमार का समर्थन नहीं करता था। भूरे बालों वाले वृद्ध मांत्रिक ने अपने संकल्प को व्यक्त करते हुए 8वें राजकुमार से कहा, जब आपने फैसला कर लिया है तो हम सब भी अंतिम सांस तक आपका साथ निभाएंगे। इतना कहकर उसने राजकुमार को प्रणाम किया और कमरे से बाहर निकल गया। उधर अपने कमरे में बैठा अधीश मांत्रिक इलेश के साथ अभी कुछ ही देर पहले हुए अपने युद्ध के बारे में सोच रहा था। अगर मैंने पहले तीसरे स्तर के मंत्र संगणित अग्नि का निर्माण नहीं किया होता तो छठे स्तर के मंत्र को तोड़ने में सक्षम होता, तो पता नहीं आज क्या हो जाता। उस भीषण युद्ध में अधीश की स्थिति वास्तव में बहुत खतरनाक थी। अगर ये इलेश ने लापरवाही नहीं की होती तो वो कभी भी इलेश को इतनी आसानी से नहीं मार पाता। इसके अलावा इस बार इलेश के अचानक हमले के बाद अधीश को एहसास हुआ था कि अब केवल पवन दीप्ति मंत्र काफी नहीं था, क्योंकि वो अकेले ही उसे सभी प्रकार के खतरों का सामना करने में सक्षम नहीं करेगा। यदि दूसरे पक्ष के पास कोई बाध्यकारी मंत्र होता तो अधीश बहुत खतरनाक स्थिति में पड़ जाता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तीसरे स्तर के पृथ्वी प्रकार के मंत्र का निर्माण करना अत्यावश्यक था। हालांकि संगठित अग्नि को विकसित करने के बाद अधीश की वर्तमान दिमागी शक्ति अपर्याप्त थी। उसे दिमागी शक्ति को बढ़ाने के लिए मोकरा औषधि का सेवन करना जरूरी था। इससे पहले अधीश को चिंता थी कि मोकरा औषधि लेना और फिर इस अपरिचित जगह में गहरी नींद में सो जाना बहुत खतरनाक होगा। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण थी और चौथे राजकुमार और 8वें राजकुमार के बीच किसी भी समय संघर्ष उत्पन्न हो सकता था, इसलिए वो अब ज्यादा सोच विचार नहीं कर सकता था। अधीश ने अपनी अंगूठी से मोकरा औषधि निकाली, एक गहरी सांस ली, फिर उसे सीधे ही निकल लिया। एक क्षण के बाद मोकरा औषधि ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। अधीश धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। उधर चौथे राजकुमार के मना करने के बाद भी उसके कुछ साथियों के मन बदले की भावना से उबल रहे थे। वे अधीश के असावधान होने का एक छोटा सा मौका तलाश रहे थे। अधीश गहरी नींद में था और ये शत्रुओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता था। क्या अधीश के शत्रु इस मौके का फायदा उठा पाएंगे या अधीश ने जो योजना बनाई थी उसमें वो सफल हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।